आज तक चैनल के वरिष्ठ पत्रकार न्यूज एंकर रोहित सरदाना जी को विनम्र श्रद्धांजलि। हार्ट अटैक से आज उनका निधन हो गया। 24 अप्रैल को वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे। शाम 5 बजे प्रसारित होने वाले शो दंगल की एंकरिंग करते थे, जो कि काफ़ी फेमस शो था, देश भर में लोकप्रिय शो था। प्रधानमंत्री मोदी सहित मुख्यमंत्री और सभी न्यूज चैनल वालों ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया। बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, आप सभी को शुभेच्छा और चिकित्सकों की देखरेख से कोरोना नेगेटिव हो गए हैं। आज सभी के द्वारा दिए गए सहयोग और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कल जारी किया गया लेटर, जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा। अब बात होगा कि क्या इस लिस्ट का कुछ प्रभाव होगा कि नहीं, जो जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं लीगल टीम के सदस्यों ने क्या कहा है इस पर। आरके सिंह की पोस्ट के अनुसार पिछड़ा वर्ग आयोग का लेटर देकर के आप लोग परेशान मत हो, सही समय का इंतजार करिए, सभी मिलकर ट्विटर पर ट्वीट करते रहिए। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो लेटर जारी हुआ है, इसके बाद से अब वे अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि अब सारे लिस्ट को निरस्त करके फिर से जारी किया गया है। जबकि कई लोग परेशान होने के बाद जब संपर्क किए लीगल टीम से, लीगल टीम ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, ये लिस्ट तो जारी हो गया, लेकिन देखते क्या है। ये परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण में अनियमितता होने से संबंधित प्राप्त हो रही अत्यधिक मात्रा में शिकायत के संबंध में माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम में ग्राउंड फ्लोर से जो रिपोर्ट है शिकायतों का संक्षिप्त विवरण देखिए यहाँ पर। 2019 उत्तर प्रदेश का परीक्षा जो हुआ था 69,000 में, तो इसमें आरक्षण संबंध में अत्यधिक अनियमितता की गई, जिसके फलस्वरूप हजारों वर्ग पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ पाने से वंचित हो गए तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/8/2019 शिखा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश का रीट भी इसमें देखिए गया है। शिकायतकर्ता ने क्या कहा है, इसको भी बताया गया है कि 69,000 के चयन में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के अधिकारों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जो शिकायतें हैं, फिर इसके बाद 69,000 से नियुक्ति के प्रकाशन के संबंधित जो चीज़ें लिखी गई उसको, फिर उम्मीदवार के श्रेणी कालम का उल्लेख करना था, चाहे वो समान वर्ग के हो, चाहे पिछड़ा वर्ग के हो, चाहे अनुसूचित वर्ग के हो, चाहे अनुसूचित जाति के वर्ग के हो या किसी विशेष वर्ग के हो। फिर यहाँ कहा गया वर्तमान समय में शिकायतकर्ता के अनुसार राज्य में आरक्षण का घोर उल्लंघन किया गया है। इस शिकायत का अनुसार जो कि 1/6/2020 को प्रकाशित की गई, जिसमें आरक्षित उम्मीदवारों का अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए लिखा गया है कानून, जिसमें वर्तमान विवाद उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन का फिर तथ्य और निष्कर्ष क्या है कि शिकायतों के निस्तारण के संबंध में आयोग को अवगत कराया गया कि आरक्षण लागू करना एवं आरक्षण के लाभार्थियों के संबंध में अनियमितता बरतना दो अलग अलग पहलू है। शिकायतकर्ता द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि आरक्षण के उपयोग लाभार्थी नियमित के अनुसार लाभ से वंचित है, जबकि माननीय न्यायालय में लंबित याचिकाएं आरक्षण से संबंधित नीतिगत कानूनी पहलू पर विचाराधीन है। इसी संबंध में सुनवाई के दौरान स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय में लंबित विषय परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से आयोग के सामने न लाया जाए। फिर यहाँ पर देखिए शिकायतकर्ता पिछड़ा वर्ग समुदाय की बड़ी संख्या में है, सामाजिक रूप से साधन संपन्न नहीं है, साधनहीन है तथा संबंधित सक्षम न्यायालय में जाने हेतु साधनों के अभाव में सक्षम नहीं है। फिर यहाँ तीसरा पॉइंट यही लिखा गया है कि उनको सूची में स्थान न देकर आयोग की सूची में प्रदर्शित कर दिया गया है। अतएव शिकायतकर्ताओं द्वारा पूर्ण रूप से नए बिंदु के ऊपर आयोग के समक्ष आवेदन दिए गए, जो कि पुरस्कृत है। फिर यहाँ पे चौथा पॉइंट लिखकर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ कट ऑफ अंक का उल्लेख किया गया है कि श्रेणी के अंतर कोई उम्मीदवार आरक्षित उम्मीदवार के कट ऑफ अंक प्राप्त करता है तो उसकी उम्मीदवारी अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। ये आप रोक कर वीडियो पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे 5वां पॉइंट देखिए, यहाँ पर जिन्हें फिर कहा गया है कि कुल पदों में से यानी कि 34,589 पदों में से विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जो 1 से 34,589 तक कुल सामान्य उम्मीदवार 19,805 बताई गई है इनकी संख्या सूची के अनुसार। फिर 1 से लेकर के 34,589 तक अनारक्षित श्रेणी चयनित होने वाले ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या 13,007 बताई गई है। वास्तव में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उच्चतम गुणांक के आधार पर क्रमांक नंबर 1 34,589 तक चुने गए कुल सामान्य उम्मीदवार 12,962 उम्मीदवार है और ओबीसी की कुल संख्या जिन्हें अनारक्षित की मेरिट में दिखाया गया है 18,551 उम्मीदवार है, इसलिए 5,844 उम्मीदवारों का अंतर है। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि 5,844 ओबीसी उम्मीदवारों का अंतर है जिन्हें मेरिट सूची में दिखाया जा सकता है, लेकिन यह नहीं दिखाया गया है। अनारक्षित उम्मीदवारों की सूची में आरक्षित उम्मीदवारों के ओवरलैपिंग विभाग द्वारा गलत तरीके से लागू किया गया है, फिर ये कहा गया है। फिर इसी तरह उत्तर प्रदेश के समस्त जिला से स्तर से शासन से विस्तृत सूची प्राप्त की गई है। सूची में क्रमांक फिर देखिए 34,590 से 67,867 तक चयनित ओबीसी उम्मीदवारों की संख्या कुल 18,598। हालांकि वास्तव में प्राप्त आंकड़े में उच्चतम गुणांक के आधार पर क्रमांक नंबर 34,590 से 67,867 तक केवल
12,754 OBC उम्मीदवार हैं। उसी समय क्रमांक नंबर 34,590 से 67,867 तक चुने गए सामान्य उम्मीदवारों की कुल संख्या 6,843 है, जो दर्शाएगी एक समान श्रेणी के उम्मीदवारों को OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों पर समायोजित किया गया है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि थर्ड काउंसलिंग में इनको चांस दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि इनकी लीगल टीम जो है यानी कि MRC की, वो चाह रही है कि जो 22,000 सीट बचे हैं उसमें से अब इनको सीट दिया जाए, जिससे इन उम्मीदवारों को लाभ हो सके। तो इनकी मांग यही है। चयन का बहुत आधार राज्य के अधिकारियों को स्पष्ट नहीं है। चयन की इकाई राज्य के जिला के अपने आप में संदिग्ध है, ये उल्लेख किया गया यहाँ पे। फिर कहा गया राज्य में 75 जिला है, प्रत्येक जिले को उस जिले में रिक्तियों की संख्या के बारे में सूचित किया गया। राज्य के अधिकारियों ने चयनित उम्मीदवारों को जिलावार सूची भी प्रस्तुत की है। फिर आरक्षित उम्मीदवारों की बजाय नियुक्तियां दी गई है। यहाँ पे कहा गया है कि राज्य द्वारा प्रस्तुत जिलावार सूची को उद्धरण यह दर्शाता है कि अनारक्षित उम्मीदवार को आरक्षित उम्मीदवारों के बजाय नियुक्तियां की दी गई। इस तरह सभी जिलों जिनके लिए सूची ने प्रस्तुत किया गया दर्शाता है कि राज्य द्वारा चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति का घोर उल्लंघन हुआ है। फिर 9वां में यहाँ क्या कहा गया कि राज्य ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एंड लखनऊ के सामने हलफनामा दायर करके कहा है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि राज्य स्तर से सूची तैयार करके चयन प्रक्रिया में आरक्षण लागू किया गया है। उसके बाद संबंधित जिले में रिक्त पदों के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को जिला आवंटित किए गए, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य का मामला है। राज्य स्तर पर चयन सूची तैयार की गई है, उसके बाद उम्मीदवारों को उनके अंकों की सेवा के अनुसार जिले आवंटित किए गए। राज्य की यह प्रणाली उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन टीचर सर्विस नियम 1981 के विरुद्ध है। नियम 14 के अनुसार नियुक्तियां प्राधिकार अर्थात जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर निर्धारित सीटों की संख्या निर्धारित करेंगे। तो ये लेटर जारी होने के बाद से थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी जो परेशान थे कि क्या अब यहाँ पर लिस्ट पे रोक तो नहीं लगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें स्पष्ट आपको बता दें कि थर्ड काउंसलिंग अपने जो टाइम अनुसार होगा उसमें ही होगा। ये वाली जो प्रक्रिया है, अगर इन अभ्यर्थियों को कोई और भी मैटर होगा तो वो 22,000 सीट जोड़ के दिया जाएगा, क्योंकि लीगल टीम के अनुसार भी यही कहा जा रहा है कि फिलहाल इसका कोई प्रभाव लिस्ट पर नहीं पड़ेगा। और 10वां पॉइंट इनका देख लेते हैं। रिट याचिका के जवाब में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे के अनुसार राज्य उल्लेख करता है कि राज्य ने चयन प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी के लिए कट ऑफ निर्धारित किए थे। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य द्वारा दिए गए कानून के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए कट ऑफ 6711, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6673 था। यानी कि ये देखिए कट ऑफ का भी उल्लेख किया गया है 67.11, जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए 66.73 था। वहीं अनुसूचित जाति के लिए 61.01 था, यानी 61.01 था। राज्य का कथन फिर से भ्रामक है और चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में विसंगति को दर्शाता है। आरक्षण के अनुसार OBC उम्मीदवारों की कुल संख्या 69,000 रिक्तियों की कुल सीटों का 27% होगी, यानी 18,598 सीटें OBC उम्मीदवारों के लिए होगी। लेकिन राज्य द्वारा दिए गए कटाव प्रतिशत के आधार पर इसकी गणना की कुल सीटों की संख्या 2,637 है। लेकिन राज्य द्वारा जो दिए गए कटाव प्रतिशत के आधार पर इस गणना के अनुसार कुल सीटें OBC उम्मीदवार के लिए 2,637 है, यानी यहाँ पर ये उल्लेख किया गया है। आयोग के समक्ष राज्य का उत्तर विरोधाभासों से भरा या संदेह अनुमानों पर आधारित और वर्तमान चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को कैसे और किस तरह से लागू किया जाए, यह दिखाने में राज्य विफल रहा। अंतिम चयन सूची में चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि जब सूचियों को जिलेवार प्रकाशित किया गया तब चयनित उम्मीदवारों का उल्लेख किया गया है। फिर यहाँ पे देखिए कि सभी जिलों में प्रकाशित सूचियों के आधार पर और उम्मीदवारों की श्रेणियों के आधार पर, जैसा कि उम्मीदवार के अंतिम राज्य स्तर की चयन सूची द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है, चयन प्रक्रिया में व्यापक अनियमितता दिखाता है। राज्य उपरोक्त प्रस्तुति में कोई भी स्पष्टीकरण दिखाने में विफल रहा, बल्कि राज्य उपयुक्त विसंगति को उचित साबित नहीं कर पाया है। यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग पूरी तरह से राज्य सरकार विभाग से नाराज है, क्योंकि बताया जा रहा है पिछड़ा वर्ग के अनुसार कि पूरी तरह से लिस्ट में जो अनियमितता है, विसंगति है, वो घोर विसंगति है, थोड़ा मोड़ा नहीं। फिर 13 पॉइंट पे कहा राज्य उपरोक्त परिस्थितियों में कोई भी स्पष्टीकरण दिखाने में विफल रहा, बल्कि राज्य उपयुक्त विसंगतियों का औचित्य भी साबित नहीं किया। राज्य ने प्रस्तुत किया जहां तक सूची में आरक्षण का रोस्टर बनाए रखने के संबंध में चयनित सूची तैयार करने की पूरी प्रक्रिया NIC के सॉफ्टवेयर रखी गई है। सॉफ्टवेयर में कमांडो के बारे में जानते ही नहीं थे। यहाँ तक NIC द्वारा जारी डाटा में प्रयुक्त आरक्षण अथवा अन्य नियमों की विश्वसनीयता के संबंध में विभाग ने पुष्टि मांगने पर असमर्थता जता दी है। यानी विश्वसनीयता भी नहीं कर पाए लोग कि विश्वसनीय कोई डाटा दे पाए। 15 वाला देखिए, समान वर्ग के उम्मीदवारों के साथ आरक्षित वर्ग के व्यक्ति का चयन किया जाता है तो योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में तब उसे आरक्षित रिक्तियों की ओर से समायोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के लिए समायोजित किया जाएगा, भले उसके पास आरक्षित श्रेणी की उम्मीदवार की सुविधा हो। इसलिए जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार है जिन्होंने अनारक्षित उम्मीदवार के कटाप अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए, उन्हें आरक्षित उम्मीदवार के रूप में नहीं माना जा सकता और अनारक्षित श्रेणी में उनके चयन के परिणाम स्वरूप अर्जित की गई सीटें आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के पास जाएगी।
यानी कि अगर ओबीसी है और उनका गुणांक जनरल के बराबर है तो जनरल में जाएगा, ना कि ओबीसी का लाभ लेंगे वो चले जाएंगे जनरल में, ये कहा गया। 16 वाले में देख लीजिए, कुल ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 18,598 सीटों में से 5,844 सीटें ऐसी हैं जो ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को दी जानी थी, परंतु जो जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों को दे दी गई है। इस प्रकार ओबीसी उम्मीदवारों का अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट जो दिया गया है आयोग द्वारा, यानी कि ये सही है कि 5,000 सीटों की संख्या में से जो ओबीसी को आसानी से इनको दे दी गई, ये कहा गया है आयोग की ओर से। जो अभ्यर्थियों ने कहा था कि हमारी 5,000 सीटें दी गई है, आयोग भी कह रहा हाँ आई बात सही है। अब इस पर यहाँ पर ये पॉइंट, तो 5,844 सीटें ऐसी हैं। आयोग द्वारा प्रश्नगत मामले में विस्तृत जांच की गई है, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 आदि का उल्लंघन परिणामस्वरूप उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जिन अधिकारी द्वारा आरक्षण नीति नियम और विनियम को लागू करने में उल्लंघन किया गया तथा जिनके द्वारा गलत फैसले लेकर शासन के आदेशों की अवहेलना की गई है का उत्तरदायी नियुक्त करते हुए संबंधित गैर जिम्मेदारी के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई तथा वंचित लाभार्थियों को न्याय प्रदान करने की संतोष से की जाती है। तो यानी कि जो 5,000 सीटें हैं, 5,000 कितनी हैं, इसे 844 सीटें हैं, अगर इनको जो कि नियुक्ति से बाहर कर दिया गया है, इनको न्याय देने की बात कहा गया है यहाँ पर, लेकिन लीगल टीम क्या करेगी कि थर्ड लिस्ट पर नहीं दी जाएगा, बल्कि जो बची हुई सीटें हैं उस पर दी जाएगी तथा जिनके द्वारा गलत फैसले लेकर शासन के आदेशों की अवहेलना की गई है उत्तरदायी नियुक्त करते हुए संबंधित गैर जिम्मेदारियों के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई तथा वंचित लाभार्थियों को न्याय प्रदान करने की संस्तुति की जाती है। उल्लेखनीय है कि इसी तथ्य के संबंध में कोई भी पक्ष इसी अंतरिम रिपोर्ट में संशोधन चाहता है अथवा तथ्यों को संशोधित करना चाहता है, तब उनको 15 दिवस का अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा, यानी 15 दिन का दिया गया। किसी भी पक्ष द्वारा दिए गए समय में आयोग को तथ्य सहित संपर्क नहीं किया गया तो उस स्थिति में 15 दिवसों के पश्चात उक्त रिपोर्ट को अंतिम समझा जाएगा। किसी भी पक्ष को सुनवाई का अन्य मौका न देकर के समस्त पक्षों की सहमति समझी जाएगी। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जांच आख्या शासन को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित, यानी अब ये शासन को दे दी जाएगी। अगर कोई भी इसमें जितने तथ्य बताए गए हैं 16 पॉइंट में, अगर अधिकारी जो इसमें खंडन करना चाहेंगे तो उन्हें पूरा व्याख्या सहित डाटा उपलब्ध कराना होगा। अगर नहीं उपलब्ध कराते तो इसका मतलब वो भी सहमत है कि हमने गलतियाँ की हैं। फिर यहाँ पर पूरी जाँच रिपोर्ट में जे रविशंकर अपर सचिव हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति माननीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, संदीप कुमार निजी सचिव हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। जो कि सियासी दलों की मांग है कोरोना से मृत कर्मियों के आश्रितों को मिले 50 लाख रुपए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित शिक्षकों अन्य कर्मियों की मौत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान जिन अध्यापकों कर्मियों की मौत हुई है उन्हें 50 लाख रुपये दिए जाएँ। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मेनका गांधी ने भी यही बात कही, रालोद ने भी यही बात कहा। और यहाँ पर ऑक्सीजन की एक नई ट्रिक ने बढ़ा दिया, तो एक नए तरीके ने बढ़ा दिया ऑक्सीजन। फेफड़े में 60% से ज़्यादा संक्रमण था, ऑक्सीजन लेवल 80 था, लगातार खांसी आ रही थी और सांस लेने में तकलीफ भी हो रहा था। अस्पताल में भर्ती किया, हालत में सुधार नहीं हुआ, तो एक प्रयोग क्या किया कि ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो यहाँ पर इन्होंने भाप लेने वाला, देखिए एक महाशब्दी ने मिथिल ब्लू की भाप लेना शुरू किया, जिसके कारण उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ के 90 से 92 हो गया। दवा की भाप से मिला फेफड़े को आराम, तो इसको 0.1% लिक्विड डाल करके नेबुलाइजेशन करना होता है। भाप जो कि काफ़ी कारगर है इस समय ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में। सरकारी अस्पतालों में बेड की भरमार है, लेकिन भर्ती नहीं कर रहे हैं जो को। और हर हफ्ते में 3 दिन अब कोरोना कर्फ्यू और पीसीएस की कई और परीक्षा भी स्थगित। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा स्थगित, यानी लोक सेवा आयोग की पीसीएस नहीं, पीसीएस परीक्षा स्थगित करने की मांग की जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर पे भी भर्ती पर भी संकट के बादल आ गए। 2003 पदों पर भर्ती के लिए 26 मई से प्रस्तावित है परीक्षा। कोविड के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर परीक्षा टालने की तैयारी में है यूपीएससी। तो यूपीएचएससी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा करानी चाहती थी, अब वो भी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पेपर कराने से पीछे हट रही है। और नया भारत न्यूज ने भी ट्वीट किया 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधी रिक्त पदों का विवरण जुटाने के लिए शिक्षा मंत्री सचिव महानिदेशक निदेशक के आदेश के बाद भी बीएससी की
शैली पर विवश है सरकार। 1 माह के अंदर होने वाले 69,000 नियुक्तियों पर आज 37 दिन में कुछ भी तय नहीं।